A very warm welcome to all the students of class 9 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Badhalganj. Today we are going to start the topic cytoplasm of the chapter first, the fundamental unit of life. Students, इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल जो है वो हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है और हर सेल के अंदर 3 मोस्ट एसेंशियल थिंग्स होते हैं. फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? अ सेमी फ्लूइड जेल लाइक सब्सटेंस एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड लाइक जेल प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं. सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? लिटिल ऑर्गन्स दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होके कई फंक्शंस, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये सेल ऑर्गेनेलीज इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, इट लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है वो किसके कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में. तो अगर आप सेल को देखेंगे तो सेल के अंदर 2 तरह का फ्लूइड होता है. एक साइटोप्लाज्म जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं प्लस न्यूक्लियस भी, और एक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था. तो ऑल टुगेदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मेक्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज विच आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स. तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मे बी सिंगल मेम्ब्रेन, मे बी डबल मेम्ब्रेन, but sometimes they may lack a membrane too. Viruses lack membrane, so they don't show any characteristic of living until they enter a living body. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते. तो वायरसेस न यूकैरियोट में आता है न कि प्रोकैरियोट में, क्योंकि सेल से बाहर जब वो है तो वो नॉन लिविंग है. जैसे ही वो सेल के अंदर जाता है तब जाके वो लिविंग होता है. वायरसेस के पास कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन नहीं होता है जो कि उसको एक लिविंग बनाए. वो क्या है, अगर वो बाहर पड़ा है तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग जैसे जिएगा, और जैसे ही उसको कोई उसका होस्ट सेल मिल गया तो वो फिर होस्ट सेल की मशीनरी यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपना नंबर्स जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है. इसीलिए वायरसेस के अगेंस्ट मेडिसिन बनाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वायरसेस अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करते रहते हैं और एक कनेक्टिंग लिंक की तरह एक्ट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या होता है? लिटिल ऑर्गन्स दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. सब माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स होते हैं ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर. परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल. जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं और जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं. may be bound by a single or a double membrane or may lack it completely. ठीक है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, या तो डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर उनके ऊपर प्रेजेंट होगी, या फिर विदाउट मेम्ब्रेन होंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, एग्जाम्पल एक एक बता दे रही हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. जो हमारा राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन है, इसीलिए राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब आपका एक होमवर्क होगा कि सिंगल मेम्ब्रेन
वाला स्ट्रक्चर कौन सा है सेल ऑर्गेनेली, वो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट endoplasmic reticulum. Before that, examples of cell organelles are mitochondria, endoplasmic reticulum जिसका short form ER है, Golgi apparatus, vacuoles, lysosomes and chloroplast. In today's video, we are going to finish endoplasmic reticulum and ribosomes. अगर आप NCERT खोल के देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम दोनों को उसने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो सेपरेट टॉपिक्स में डील करेंगे इसे। occurs in most types of eukaryotic cells except RBC and spermatozoa. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, एडवांस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसके अंदर की न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। बट जो हमारा आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता है। प्लस स्पर्मेटोजोआ भी जो होते हैं, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता है। इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एंक्लोज सैक्स और ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्नी। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्यूब्स से मिलके बने होते हैं, या फिर मतलब मेम्ब्रेन एंक्लोज सैक्स रहेंगे, या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम सिस्टर्नी कहते हैं। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ईआर आर कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी के कंटिन्यूस है, वहीं से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बनना शुरू हो जाता है। द सिस्टर्नल स्पेस विच इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज द ल्यूमेन। यानी कि ये जो अंदर का ये जो स्पेस है, खाली सिस्टर्नी के बीच में ये जो स्पेस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ER plays a major role in the production, processing and transport of protein and lipids. तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के प्रोडक्शन में, उनकी प्रोसेसिंग में और उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर इट्स मेम्ब्रेन एंड फॉर मेनी अदर सेल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग लाइसोसोम, सिक्रीटरी वेसिकल्स, द गोल्गी apparatus, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लांट सेल वैक्यूल्स। तो ये क्या होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड अपने मेम्ब्रेन के लिए भी बनाता है, प्लस जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का मैंने नाम लिया उनके लिए भी ये प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म करने का काम करता है। There are two types of the endoplasmic reticulum which differ in both structure and function. दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, रफ। रफ क्यों होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। किचन ऑफ द सेल अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो अगर इसी तरह राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो उसको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा राइबोसोम्स। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने की वजह से ही इसका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सा रफ दिखता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेम्ब्रेन एनक्लोज सैक्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना।
सेकेंड टाइप ऑफ राइबोसोम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि SER भी कहते हैं, नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। ठीक है, अगर आप इस साइड का ये देखोगे तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट न होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्मूथ दिखता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है जो ये दिख रहा है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जनरली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ना निकल के ये किससे अटैच होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मेन फंक्शन इज लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? लिपिड की सिंथेसिस करना और स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करना। ठीक है, देन it synthesizes lipids and steroids. It also metabolizes carbohydrates and regulate calcium concentration, drug detoxification, and helps in cellular transport by forming transport vesicles. तो ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका कुछ फंक्शन होता है। फंक्शन जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो जो भी ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि हमारी बॉडीज होती है, ह्यूमंस की बॉडी, हमारे पास रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है कि ये जो हमारे लिवर होता है, लिवर की जो सेल्स होती हैं उनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। ये लिवर्स की सेल में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं यानी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या फिर बहुत ज्यादा ड्रग्स यूज करते हैं, मेडिसिन्स, ड्रग्स मतलब सिर्फ गलत ड्रग्स नहीं होते हैं, मेडिसिन्स को भी ड्रग्स कहते हैं। तो ये जो भी ड्रग्स होते हैं या भी जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि जो टॉक्सिन होगा उसको बाहर निकालेगा, जहर को बाहर निकालेगा और उस चीजों को फिल्टर करेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है, जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं अगर वो लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करें तो उनको उसका फील नहीं महसूस होता है। इसका एक रीजन ये होता है कि उनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि जब तक उस अमाउंट ऑफ अल्कोहल उसको ना मिले तो वो क्या करता है, वो उस आदमी को अल्कोहल को कंज्यूम करने का फील नहीं देता है। ठीक है, फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। अभी बताया प्रोटीन्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ना कि अपने मेम्ब्रेन के लिए बल्कि इससे एसोसिएटेड कई अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स। SER in liver cells hepatocytes help in drug detoxification and many poisons detoxification। बहुत लोग जैसे पॉइजन वगैरह अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन मतलब कि अगर हमारी बॉडी एक सिंगल सेल से तो बनी नहीं है, मल्टी सेलुलर है, हम लोग कई बिलियन ऑफ सेल से हम मिलके बने हुए हैं, तो सेल क्या करती है, डिवाइड करती रहती है। तो जब सेल डिवाइड करती है तो उस टाइम पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट हेल्प्स इन इंटर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकल्स। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ये इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर और सेल से दूसरे सेल तक भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है वेसाइकल्स बना के। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपैरेटस भी अटैच होता है और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, उस प्रोटीन को वेसाइकल बाउंड करके और दूसरे ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाता है। प्रोवाइड
इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रिएक्शंस, यानी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही तेज रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। प्ले अ वाइटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोजन एंड अदर स्टेरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन एक्सेट्रा। अभी बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई तरह के लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये सारे के सारे लिपिड्स और हार्मोन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइबोसोम्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज दैट इज 20 to 30 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली होता है, डायमीटर इसकी क्या होती है 20 to 30 नैनोमीटर। डेंस ग्रैन्युलर ऑर्गेनेली, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डेंस होगा। कंपोज ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, तो राइबोसोम्स बने किससे होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। जैसे आप लोगों ने डीएनए सुना होगा ना, उसी तरह राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, आरएनए, जिसको कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एंड प्रोटीन्स। लैक लिपिड इन देयर कॉम्पोजिशन, जो राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन न्यूक्लियर एनवेलप एंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तो ये साइटोप्लाज्म में आपको फ्रीली फ्लोट करते हुए मिल जाएंगे, फ्लोट करना मतलब तैरते हुए मिल जाएंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होके मिलते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होता है। ठीक है, या फिर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये मिल सकते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल को जितना भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो राइबोसोम से ही उनको मिलता है। आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, सो आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज। क्योंकि राइबोसोम्स के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है उसके अंदर राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं। मेक्स प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, अगर आप प्रोटीन आप जानते होंगे तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसको कंबाइन करके प्रोटीन बनता है। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, अ लार्ज सब यूनिट, अ स्मॉल सब यूनिट। अगर आपने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, और राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आल्सो डिफर्स। प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोट्स का 80S। तो ये रहा राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, एक है बड़ा सब यूनिट और दूसरा है छोटा सब यूनिट, कंबाइन होने के बाद ये ऐसे दिखते हैं। So that will be all for today. In the next video, we will discuss the next topic of the chapter. Till then, take care and bye.